नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्यायिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। मैं जहाँ तक मुझे आप लोग पता है कि मैं पेट 2026 की तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसी क्रम में यह वीडियो आया है भारतीय न्यायिक ढांचा। इससे पहले मैंने कई वीडियोज़ को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं पॉलिटी का और हिस्ट्री का, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के पॉलिटी और हिस्ट्री का सारे वीडियोज़ में क्रमवार डाल रहा हूँ, जा कर के देखिए, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्यायिक ढांचे को पढ़ेंगे। भारतीय न्यायिक ढांचे के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोज़ को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर को आप लोग कंप्लीट कराइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है भारतीय न्यायिक ढांचा एवं संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत हम लोग कुल 101 वन लाइनर से लेकर के 40, यानी कि मतलब 1 से 40 वन लाइनर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की घोषणा की गई है, ठीक है, व्यवस्था की गई है। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों, ठीक है। एकीकृत न्यायालय की अवधारणा भारत ने किस अधिनियम से ग्रहण किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? तो संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और किसके तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर थे, ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर जो संघीय न्यायपालिका के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन 28 जनवरी सन 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है, अध्याय 6 की, ठीक है, भाग 5 में है, ध्यान दीजिएगा, अध्याय 6 में। संविधान के किस अनुच्छेद तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए, ठीक है। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में है। संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उच्च न्यायालयों की बात की गई है। यहाँ वहाँ पे कौन सा न्यायालय था? उच्चतम न्यायालय था ना, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का जिक्र किस में है, किस भाग में है? तो भाग 5 में है, ठीक है। भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है और भाग 6 में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात की गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? तो यहाँ पे उच्च न्यायालयों की बात की गई है, ठीक है। उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान भाग किस संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भाग 5 और हाई कोर्ट भाग 6 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया संविधान में, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों
का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक है। विधि का शासन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। विधि की समस्त प्रक्रिया किस देश की न्यायिक प्रणाली से विशेषता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, भारत में संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वह अनुच्छेद 216 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 216 का 226 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट और उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट में किसका अधिकार क्षेत्र बड़ा है? तो उच्च न्यायालय का। ठीक है ना, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बड़ा है। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बड़ा है। कैसे बड़ा है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए इसका अधिकार क्षेत्र बड़ा है। किसके हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रिट जारी करने में सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के किस मूल ढांचे का हिस्सा है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के किस मूल ढांचे का हिस्सा है? तो हाँ, यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। केशवानंद भारतीय केस में कहा गया है। ठीक है ना, केशवानंद भारतीय केस में कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश दिया गया है। आया समझ में? ये किस में जिक्र किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण ट्रांसफर से की प्रक्रिया से संबंधित है कोलिज्यम। ठीक है ना, कोलिज्यम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और उनका ट्रांसफर किया जाता है। कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत किस पद्धति के मामले से शुरू हुई थी? तो ये हुआ था द्वितीय न्यायाधीश मामले से। ठीक है, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 से कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक CJI होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के कोलिजियम में कौन शामिल होते हैं? तो संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं उच्च न्यायालय के कोलिजियम में। ठीक है दोस्तों, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित कर
रद्द कर दिया गया था। तो 2015 में CJAC को असंवैधानिक घोषित करके क्या किया गया था, इसे रद्द कर दिया गया था। ये चौथा न्यायाधीश मामला था। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय जो है 25 हैं भारत में। भारत का सबसे नया 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश का बना है, ठीक है, अमरावती में 2019 में बना था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही उच्च न्यायालय को 2 या अधिक राज्य यूनियन टेरिटरी का न्यायालय बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन द्वारा मतलब एक ही न्यायालय को दूसरे अन्य राज्य या यूनियन टेरिटरी का उच्चतम न्यायालय बनाया जा सकता है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में कहा गया है। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो 6 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो मतलब अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरी का मामला देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का अलग उच्च न्यायालय है? देखिए, यह दिल्ली और जम्मू कश्मीर व लद्दाख के जो ऐसे मतलब यूनियन टेरिटरी हैं जिनका एक अपना अलग उच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मद्रास उच्च न्यायालय की। दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र में आता है? तो ये बॉम्बे के अधिकार क्षेत्र में आता है। चंडीगढ़ किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? पंजाब व हरियाणा उच्चतम उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी 3 उच्च न्यायालय कौन से हैं? तो एक है कोलकाता, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। इनकी स्थापना जो है इन तीनों की स्थापित किया गया था, मतलब स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। अब हम लोग आते हैं अपने भाग 2 की तरफ। भाग 2 में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के गठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वन लाइनर नंबर 41 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग चलते हैं अपने वन लाइनर की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। 1950 में मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश थे? तो जब मूल संविधान था उसमें कुल 8 मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे मूल संविधान में, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वर्तमान से। और मूल संविधान में कुल कितने थे? तो 8 थे। एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे CJI और 7 अन्य थे, अन्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं कोलेजियम की सिफारिश पर, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति HJ कानिया, ठीक है, इनको पूरा नाम है हरिलाल J किशुदास कानिया, ठीक है, HJ कानिया के नाम से ये प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी है? तो जो है इसमें कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए, ठीक है। न्यूनतम आयु की सीमा कोई निर्धारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वकील के रूप में कितना अनुभव चाहिए?
तो किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए उसके पास, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कितने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कितना अनुभव होना चाहिए? तो किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और आप सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, तो आपको कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना चाहते हैं और आप वकील हैं, तो कम से कम हाई कोर्ट में वकालत करते हुए आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। ठीक है ना दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है। और लाने के लिए कम से कम लोकसभा में अगर आ रहा है प्रस्ताव, तो कम से कम 100 जो है, लोकसभा में कम से कम 100 लोगों का समर्थन और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार क्या होता है? तो सिद्ध कदाचार का आरोप या असमर्था का आरोप लगा करके न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। या तो उसके ऊपर कदाचार का आरोप लग जाए या असमर्थता का आरोप लग जाए। संसद में न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो विशेष बहुमत चाहिए होता है। ठीक है। विशेष बहुमत यानी कि सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का बटा 2/3 मतलब होने चाहिए। ठीक है। मतलब संसद के कुल सदस्यों का 2/3 अगर विशेष बहुमत अगर मिल जा रहा है, तो संसद से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के किस न्यायाधीश के खिलाफ संसद में पहली बार हटाने का प्रस्ताव लाया गया था? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद में पहली बार हटाने का प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। ठीक है। 1993 में यह प्रस्ताव लाया गया था और यह प्रस्ताव बाद में गिर गया था, मतलब वो हटाया नहीं जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में अनुच्छेद 130 के तहत स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर भी बैठक कर सकता है? तो हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से CJI ऐसा निर्णय ले सकते हैं। अब तक किन शहरों में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष बैठक हो चुकी है? तो हैदराबाद और श्रीनगर में हो चुकी है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 127 के तहत। ठीक है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है ना। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कब करता है? तो देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI करते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, जब गणपूर्ति न हो तब। ठीक है ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने की अनुमति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? इसके
निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसकी अवमानना करने के लिए दंड देने का अधिकार है। तो इसीलिए कहा गया कि अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ है। तो देखिए, अभिलेख न्यायालय का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि जैसे मान लेते हैं किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आ गया है, ठीक है, उसको अब क्या किया जाएगा, सुरक्षित रख लिया जाएगा। तो उसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। फिर उस अभिलेख का, जैसे मान लेते हैं उसी टाइप का फिर से कोई एक नया केस आ गया, तो उसी वर्डिक्ट का जिक्र करते हुए, ठीक है, जो है वकील जो है जज से न्याय की गुहार लगाता है। अगर जज को पसंद आएगा तो उस अभिलेख न्यायालय के द्वारा उसको, मुजरिम को सजा दे देगा और जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो इसी को ही कहा गया अभिलेख न्यायालय। आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 131 में है। आरंभिक क्षेत्राधिकार में किस प्रकार के मामले आते हैं? केंद्र बनाम राज्य, ठीक है, और राज्य बनाम राज्य के आंतरिक सरकारी विवाद होते हैं। ठीक है, आंतरिक सरकारी विवाद होते हैं, मतलब केंद्र बनाम राज्य या राज्य बनाम राज्य के मामले आते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार में। अपीलीय क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 132, 133, 134 में है। संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 132 के तहत। दीवानी मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 133 के तहत होती है। फौजदारी मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 134 के तहत। विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद में है? तो 136 में है। ठीक है दोस्तों, सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, और राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या न माने वो उनके ऊपर है। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है? तो नहीं। ये बताएं आप लोगों को, राष्ट्रपति सलाह को माने या न माने ये उनके ऊपर है, बाध्य नहीं है। बस वो ले सकते हैं उनके द्वारा, मतलब उनका सलाह ले सकते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है? नहीं। जो है सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मन करेगा तो वो भी देगा, मन करेगा तो नहीं देगा। ठीक है, अपने इन निर्णयों का पूर्वालोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने का सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 142 में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद 141 में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? कम से कम 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संविधान पीठ किस मामले में बनी थी? तो केशवानंद भारती मामले में बनी थी। ठीक है दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में बनी थी 1973 ईस्वी में। उसमें कुल 13 न्यायाधीश रहे थे। अब आते हैं अपने दूसरे वालाना की तरफ, यानी 82 नंबर वालाना की तरफ। दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस मामले में बनी थी? तो ये बना था आपका गोलकनाथ मामले में, 1967 में बना था। 11 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी। केशवानंद भारती मामले का निर्णय किस बहुमत से आया था? तो 7/6 के बहुमत से आया था केशवानंद भारती मामले में। सदन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 138 के तहत की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद भारत में कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष नहीं कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में वह वकालत कर सकते हैं या प्राधिकरण के समक्ष नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस पर भारित होता है? तो भारत के संचित निधि पर। ठीक है,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है। क्या वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है? तो हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो CJI करते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कौन बनी थी? भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन बनी थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा बेबी बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? तो 1989 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला वकील कौन थी? तो इंदु मल्होत्रा 2018 में, ठीक है। भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन बनी थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा 1989 में। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी थी? तो यहाँ वकील की बात की गई है, यहाँ न्यायाधीश की बात की गई है, ठीक है। तो वकील जो थी वो कौन थी? इंदु मल्होत्रा सन 2018 में बनी थी। भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे YB चंद्रचूड़, लगभग 7 वर्ष 4 महीने तक। भारत में सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण थे। कमल नारायण सिंह थे, मात्र 17 दिन तक ये न्यायाधीश थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 126 के तहत होती है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली पीठ में कौन महिला न्यायाधीश नहीं है? तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी। तो हाँ, 1950 में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी, ठीक है। किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो वो हैं न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, ठीक है। 1969 ईस्वी में यह बात 1969 ईस्वी की यह बात है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत कब की गई? सन 2007 में किया गया था। इस सुपेश और सुवास AI पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह है आपके सर्वोच्च न्यायालय की आधुनिकी सुधारों से है। कौन कौन से? सुपेश और सुवास AI पोर्टल। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति अभय ओका थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय कार्यकालों में लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत कब से शुरू हुई? तो सितंबर 1922 से स्वप्निल त्रिपाठी के फैसले के आधार पर, ठीक है दोस्तों। क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा किस केस से आई थी? तो यह आया था रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों भाग 3 की तरफ। भाग 3 में हम लोग उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के गठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, आवश्यकता अनुसार अपना जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति CJI और संबंधित राज्य के उपराज्यपाल के परामर्श से। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लिया जाता है? तो CJI, राज्यपाल और संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से लिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल और उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, ठीक है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये होता है आपका 62 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो और हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ वह पूर्ण करता है तो वह उच्च मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम योग्यता को रखता है। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए प्रख्यात कानूनविद की योग्यता लागू होती है? तो नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए लागू है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 222 के तहत होता है और राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के परामर्श के बाद होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित न्यायाधीशों सेवानिवृत्त जो हो गए हैं उनको भारत के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से नहीं दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये बात। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय किन अधिकारों का उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है? तो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर एवं अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर क्या है? रिट जारी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 227 में है। ठीक है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में अंतरण यानी ट्रांसफर का केस किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 228 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 223 में है। ठीक है। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 224 में है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? तो 2 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर। ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इसी क्षेत्र में है, मतलब इसी हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1866 ईस्वी में, मूलतः आगरा में। 1859 में प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक राज्य आते हैं? वो आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। इसमें कुल 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? तो देखिए 4 राज्य मतलब कौन कौन से आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय में? तो असम का भी मामला ये देखता है, नागालैंड का भी, मिजोरम का भी और अरुणाचल प्रदेश का भी। इन चारों राज्यों का जो मामला है ये कौन देखता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखता है, हाई कोर्ट देखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो यह है आपका नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों। इसमें 1, 2, 3 जगहों पर ये खंडपीठ स्थित है बॉम्बे उच्च न्यायालय का। कौन कौन सी? फिर से बार देख लीजिए, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद।
अब आते हैं अपने 130वें नंबर बनाने की तरफ। मध्य प्रदेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है और खंडपीठ कहाँ पर है? तो जो मुख्य खंडपीठ है वो जबलपुर में है और ग्वालियर और इंदौर। देखिए मुख्य खंडपीठ, मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जबलपुर में स्थित है और जो खंडपीठ है वह ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य पीठ है, जैसे मान लीजिए हमारा यूपी है, यूपी का जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसका खंडपीठ कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। सेम उसी तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मुख्य पीठ है वह जबलपुर में स्थित है और अन्य जो पीठ हैं वो कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर और खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मुख्य पीठ जो है जोधपुर में स्थित है और खंडपीठ कहाँ पे है? तो यह जयपुर में है। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो यह नैनीताल में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो कटक में है। ठीक है। केरल का कहाँ पे है? तो यह है कोच्चि के एर्नाकुलम में। गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो 16 अहमदाबाद में। 2013 में किन तीन नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो क्या गया था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ठीक है। और ये जो मणिपुर उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाल ही में अपने जो मामला था, कौन सा मामला? तो ये आपका जो जातीय समीकरण गड़बड़ हुआ था, क्या नाम था उसका? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, अभी वर्तमान समय मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है। एक कुकी था और एक कौन सा था? ये दो मामले जो थे उसको लेकर के चर्चा में था मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है ना। इसी के फैसले के बाद मेघालय में दंगे भड़के थे। भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। मात्र 3 स्वीकृत न्यायाधीश हैं यहाँ पे। ठीक है। उच्च न्यायालयों की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी? तो ये थी लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी। 1991 ईस्वी का मैटर है ये। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो ये थी अन्ना चांडी। ठीक है। अन्ना चांडी जो है केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। क्या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसी हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं? तो नहीं, लेकिन अन्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बेंच या बार का क्या अर्थ होता है? बेंच का अर्थ न्यायाधीश और बार का अर्थ वकीलों का समूह होता है। ठीक है। बेंच का मतलब क्या होता है? तो न्यायाधीश, और बार का अर्थ क्या होता है? तो वकीलों का समूह होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने 143वें नंबर बनाने की तरफ। उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्च किस पर भारित होता है? तो राज्य के संचित निधि पर। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा हाईकोर्ट बना सकती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 231 में कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश पर हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकती है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संसद यूनियन टेरिटरी को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है? तो अनुच्छेद 230 के तहत। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में हुआ था? मतलब किस सन में हुआ था? तो 1966 में हुआ था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार और न्यू जलपाईगुड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो धारवाड़, गुलबर्गा, कलबुर्गी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में। क्या उच्च न्यायालय अपने आवागमन के लिए दंड दे सकता है? तो हाँ, अनुच्छेद 215 के तहत। माफ करिएगा, क्या उच्च न्यायालय अपने अवमानना के लिए दंड दे सकता है? तो हाँ, अनुच्छेद 215 के तहत। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो केवल संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, 155 नंबर वन लाइनर तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं न्यायिक पूर्वालोकन और जनहित याचिका PIL एवं न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे भाग 4 में, जिसमें हम लोग वन लाइनर 256 से लेकर के 180 तक देखेंगे। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या है? न्यायिक पूर्वालोकन का क्या अर्थ है? तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक पूर्वालोकन की अर्थ है। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित करने की शक्ति किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। न्यायिक पूर्वालोकन का प्रत्यक्ष आधार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 विशेष अधिकार देता है। ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 के फर्स्ट से संबंधित है आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत का क्या अर्थ है? कानून का केवल वही भाग अवैध होगा जो संविधान का उल्लंघन करता है, पूरा नहीं। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है। संवैधानिक न्यायालय का सिद्धांत कब अस्तित्व में आया? तो 24 अप्रैल 1973 में आया केशवानंद भारती से। ठीक है। संवैधानिक न्याय का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत किस संविधान संशोधन के विरोध में आया था? तो 24वें संविधान संशोधन के विरोध में आया था। ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत। भारत में जनहित याचिका यानी कि PIL का जनक किसे माना जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को जाता है। ठीक है। ये दो लोगों ने PIL यानी जनहित याचिका के जनक कहे जाते हैं। कौन? तो ये PN भगवती और कृष्णा अय्यर। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो USA से लिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है। PIL का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब, शोषित और असहयोग लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना PIL का मुख्य उद्देश्य है। PIL में किस पारंपरिक कानून नियमों को शिथिल किया गया है? तो लोकस स्टैंडार्ड, लोकस स्टैंडी मतलब पीड़ित व्यक्तियों ही कोर्ट जा सकते हैं का नियम। देखिए, PIL के पारंपरिक कानूनी नियम को शिथिल किया गया है लोकस स्टैंडर्ड के द्वारा। ठीक है। लोकस स्टैंडाई के नियम को कहते हैं। भारत में पहली जनहित याचिका कौन सी मानी जाती है? तो हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य सरकार। ठीक है। सन 1979 ईस्वी में विचाराधीन कैदियों का मामला था। ये भारत में पहली जनहित याचिका इसी मामले में डाली गई थी। MC मेहता बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 केस का संबंध किससे है? तो यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव
के दिशा निर्देश से संबंधित है। विशाखा बनाम राजस्थान। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकारों की रक्षा करना, यह न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। न्यायिक सक्रियता का अतिवाद रूप क्या कहलाता है? तो न्यायिक अतिसक्रियता या न्यायिक दुस्साहस। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 केस अनुच्छेद 21 की क्या व्याख्या की गई है? तो जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन और विदेश जाने का अधिकार शामिल है। ठीक है। इंदिरा साहनी केस 1992 का संबंध किससे है? तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। ओबीसी आरक्षण से 50% तक की सीमा तय की गई है। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 का संबंध किससे है? तो आईपीसी की धारा 377 आंशिक रूप से निरस्त करने से है। समलैंगिकता का अपराध मुक्त करना, इससे संबंधित नवजोत सिंह जौहर केस। पुट्टा स्वामी केस 2017 का संबंध किस मौलिक अधिकार से है? तो निजता का अधिकार क्षेत्र से है। ठीक है, निजता का अधिकार क्षेत्र से। सायरा बानो केस 2017 का संबंध किससे है? तो एक तरफा 3 तलाक के बिद्दत असंवैधानिक घोषित करने से है। ठीक है। नलसा बनाम भारत संघ का संबंध किससे है? तो ट्रांसजेंडरों के तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने से है। एस.आर. बोम्मई केस 1994 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक से है। ठीक है। ज्ञानवापी मामला या अयोध्या मामला किस प्रकार की याचिका से संबंधित रहा है? तो स्वत्व यानी टाइटल डिस्प्यूट से एवं पूजा के अधिकार से है। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 प्रकार की रीट कौन से हैं? तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा यानी कि हॉबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन और क्या है ये सेरियोरेरी और कोवारेंटो। ये इंग्लिश या थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, क्या लिखा रहता है न्यायिक भाषाएं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, भाग 5 की तरफ। जो न्यायिक भाषाएं होती हैं इंग्लिश में थोड़ा सा वो टफ पड़ जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं होती हैं न्यायिक भाषाओं को समझने में। अधीनस्थ न्यायालय, लोक अदालत और अन्य न्यायिक निकायों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर 181 से लेकर के 200 की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं, अनुच्छेद 233 के थ्रू। जिला स्तर पर सबसे बड़ा दीवानी न्यायाधीश कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है दोस्तों। जिला स्तर पर सबसे बड़ा आपराधिक न्यायाधीश कौन होता है? तो ये होता है सत्र न्यायाधीश। ठीक है। सबसे बड़ा आपराधिक न्यायाधीश कौन होता है? तो सत्र न्यायाधीश होता है। जब एक ही व्यक्ति दीवानी और अपराधी दोनों मामलों को सुनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा के लिए किसकी पुष्टि आवश्यक है? तो यह उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सन 2008 में पारित हुआ था और 1 अक्टूबर सन 2009 से लागू हुआ था। ग्राम न्यायालय किस स्तर पर स्थापित किए गए थे? तो मध्यवर्ती
पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए गए थे। ग्राम न्यायालय में सुनवाई करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो न्याय अधिकारी कहते हैं। लोक अदालत की अवधारणा किस पर आधारित है? तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। समझौता और मध्यस्थता द्वारा निपटारा, इसी को कहते हैं लोक अदालत। भारत में पहली लोक अदालत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1982 में जूनागढ़, गुजरात में। लोक अदालत को वैधानिक रूप से दर्जा किस कानून के तहत दिया गया? तो विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का संरक्षक इन चीफ कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नालसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नालसा का मुख्य उद्देश्य है कमजोर और गरीब वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 39A के तहत। अस्थायी लोक अदालत की स्थापना किस हेतु की गई है? तो किस हेतु की गई है? ये किया गया है सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं अर्थात बिजली, पानी, परिवहन के विवाद सुलझाने हेतु। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील की जा सकती है? तो नहीं। लोक अदालत का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। पारिवारिक न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1984 में पारित हुआ था, वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के लिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद 223A के तहत 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ठीक है। CAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अनुच्छेद 1950 CAT की स्थापना 1985 में सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। राष्ट्रहित हरित अधिकरण NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2010 में किया गया था, पर्यावरण संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटारे हेतु। समग्र रूप से भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? तो लंबित मामलों का अंबार और मुकदमों के निपटारों में देरी, यह सबसे बड़ी चुनौती है आज की डेट में भारतीय न्यायपालिका की। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।